सुनते ध्यान से। एनिमल किंगडम हम पढ़ा रहे थे, एक बार रिवाइज करा दे रहे जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। सुनते ध्यान से। हमारे पास क्या है कि एनिमल किंगडम के बारे में हमने 4 बातें बताई थी। अगर किसी भी एनिमेलिया के बारे में बताना होगा तो 4 पॉइंट बताएंगे। क्या क्या? मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉप्स, यूकैरियोट, सेल वॉल ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म, अगर इतनी डाइवर्सिटी अगर हमारे यहाँ पाई जा रही है एनिमल्स की, तो उनका बंटवारा करना भी बहुत जरूरी था। वो किसके अंतर्गत आता था? एनिमल डाइवर्सिटी के थ्रू आता था। जब हमारे यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज के एनिमल्स पाए जा रहे हैं किसी एक अर्थ पर, तो उसे हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जितने भी ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले किसके बात बताए थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक वाले को गोली मारिए, ठीक है, वो प्रोटोजोआ में आता है। क्लियर? फिर उसके बाद सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उनके एग्जाम्पल याद रखना था, ठीक है। सेलुलर ग्रेड में कौन आए थे? पोरीफेरा आए थे। बाकी के उसके बाद 2 कौन आए थे? टिनोफोरा और निडेरिया किसमें आए थे? टिश्यू ग्रेड में। फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस किसमें आए थे? ऑर्गन ग्रेड में। उसके बाद सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम में। क्लियर? फिर हमारे पास सबसे पहले पॉइंट ये याद रखना है कि सभी फाइलम के नाम याद होने चाहिए किंगडम में। क्लियर? क्या सभी को याद है? धीरे धीरे याद कर लेना है, अगर ना याद हो तो, ठीक है, भलाई उसी में है, नहीं तो दिक्कत है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने बताया था एनिमल डाइवर्सिटी को 2 हिस्से में डिवाइड किया था। एक में आरबीसी प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो क्या बोला जाएगा? एनीमिया, इनेमिया, और अगर एब्सेंट है तो एनीमिया। क्लियर? फिर यहाँ पे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था? डाइजेस्टिव ट्यूब बताया था। डाइजेस्टिव ट्यूब के बारे में हमने ये कहा था ये एक तरीके का बॉडी प्लान भी है। क्या बताइए? बॉडी प्लान। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी प्लान है वो कैसा है? ब्लाइंड सैक है, तो किसका है? प्लेटिहेल्मिन्थेस का है। और हमारे पास इनकम्प्लीट में और कंप्लीट में यही डिफरेंस आता है। इनकम्प्लीट को हमने क्या बोला? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जिसका एग्जांपल क्या बताया था हमने? प्लेटिहेल्मिन्थेस। यानी भी हमारे पास डाइजेस्टिव ट्यूब स्टार्ट ही कहां से होता है बताइए? प्लेटिहेल्मिन्थेस से। क्यों? क्योंकि ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहां ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डाइजेस्टिव ट्यूब एक तरीके का ऑर्गन है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कंप्लीट में। कंप्लीट वाले की बात करते हैं, इनके पास 2 ओपनिंग पाई जाती है, यानी माउथ और एनस अलग अलग सेपरेट पाए जा रहे हैं। इनको हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोलते हैं। क्लियर? इनके एग्जांपल कहां से कहां बताइए? एस्केलमेंथेस से कॉर्डेटा तक। क्लियर? फिर हमने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास क्या बात आती है? एक ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हमने क्या बताया था? जब कभी भी कोई भी ब्लड हमारे ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है उसे हम क्या बोलेंगे? ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर कोई भी ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है यानी ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, फायदेमंद कौन है, ओपन या क्लोज्ड? सबसे अच्छा कौन होता है? क्लियर? क्लोज टाइप का या ओपन टाइप का? क्यों क्लोज्ड? क्यों? क्योंकि ब्लड तो ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जब मन करेगा तब ले लेगा। क्लोज टाइप में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है, ऑर्गन के हर एक पार्ट तक पहुंचती है। क्लियर? और हाई स्पीड से पहुंचती है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ओपन टाइप का होगा तो ये ऑर्गन की या ऑर्गेनिज्म की पोजीशन कैसी है, किस तरीके से है। अब पता चले कि ऑर्गन लेटा हुआ है, ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से लेटा हुआ है, कुछ ऑर्गन तक तो ब्लड ही नहीं पहुंच रहा और कुछ में तो पूरा का पूरा फ्लोट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? सभी ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल पाती। क्लियर? और प्रेशर से भी नहीं हो पाता। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास अगर जरा सा इन्फेक्शन हुआ किसी एक ऑर्गन में तो सभी ऑर्गन खराब होने के चांसेस होते हैं ओपन टाइप में, जबकि क्लोज में नहीं। समझ आई बात? क्लोज में क्या हुआ? जैसे मान चलते ये उंगली हमारी खराब हो गई, मर थोड़ी ना जाएंगे, काट लेंगे तो, ठीक है, तो हटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यही सारे पॉइंट कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जांपल हमेशा याद रखने हैं हमें। क्लियर? फिर सिमेट्री आती थी ना, चलिए सिमेट्री हेडिंग डालेंगे। सिमेट्री, सिमेट्री में हमारे पास क्या होता है कि 3 तरीके की सिमेट्रिसिटी किसे कहते हैं? अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी मटेरियल को अगर हम 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के क्या हो? मिरर इमेज बन जाए। क्लियर? क्या बन जाए? मिरर इमेज बन जाए या सुपर इम्पोज कर ले, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। क्या आपने ऐसा ही केमिस्ट्री में पढ़ा था? नहीं पढ़ा है? पढ़ोगे ना, पढ़े हो कि नहीं? हाँ, सेम वही बात है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि ये जो सिमेट्री होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है?
तो हमने इसमें एक बताया था सिमेट्रिसिटी में सबसे पहला एसिमेट्रिकल। ऐसा कोई प्लेन नहीं जहां से ये पॉसिबिलिटी बने कि ऑर्गेनिज्म दो हिस्से में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्री। अब आप चाहे जो भी आप प्लेन ले लीजिए, ठीक है, एक भी प्लेन पॉसिबल नहीं है जहां से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके। क्लियर? ये अमीबा, इसका एग्जांपल ही आता है हमारे पास अमीबा। अब आप ये कहोगे सर अमीबा तो प्रोटोजोआ है, बोली बात सही है, तो यानी प्रोटोजोआ भी तो हमारा एनिमल्स ही है। क्लियर? अच्छा ये बताइए, बार बार मैं एनिमल किंगडम पढ़ा रहा हूँ, प्रोटोजोआ का नाम ले रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? जबकि वो तो प्रोटिस्टा का मेंबर है ना प्रोटोजोआ, हम एनिमेलिया में क्यों डाल रहे हैं बार बार उसको? आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? प्रोटिस्टा का मेंबर एनिमेलिया में क्या कर रहा है बार बार, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? कोई बताएगा? प्रोटोजोआ जो होती है वो एनिमल बिहेवियर भी शो करता है हमारे पास। क्लियर? इसलिए हम एनिमेलिया में पढ़ रहे हैं बार बार उसको। और ऐसा कौन सा बिहेवियर सबको अच्छा लगा कि एनिमल्स में हम पढ़ रहे हैं? लोकोमोटरी बिहेवियर। लोकोमोशन की ही वजह से एनिमल्स बनाए गए हैं। क्लियर? एनिमल्स की सबसे 5वीं कैरेक्टरिस्टिक अगर लिखनी है 4 में से 5वीं वाली, तो उसमें से लोकोमोशन भी लिख लीजिएगा। ठीक है? ऐसा कोई एनिमल्स नहीं है जो लोकोमोशन ना करे। समझ आई बात? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, यहां पर एक सिमेट्री हो गई, दूसरा सिमेट्री आता है हमारे पास, दूसरा आता है हमारे पास रेडियल सिमेट्री। अच्छा एग्जाम्पल नहीं लिखे है ना? एग्जाम्पल में अमीबा जो कि किसका मेंबर है? प्रोटोजोआ। ध्यान से देखिए, मोस्ट ऑफ दी स्पंज, सारे स्पंज या मोस्ट ऑफ दी स्पंजेस? मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, यानी इनके पास एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ल्यूकोसोलोनिया एंड साइकॉन। ठीक है, ल्यूकोसोलोनिया एंड साइकॉन। ल्यूकोसोलोनिया और साइकॉन रेडियल सिमेट्री का पार्ट है। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, एडल्ट पाइला। ठीक है, एडल्ट जो पाइला होती है वो एसिमेट्रिक हो जाती है ड्यू टू टॉर्जन इफेक्ट। इनमें ऐठन आ जाती है। क्लियर? जैसे हमारी कान की कॉकलिया नहीं होती, क्लियर, ऐसे ही इनमें क्या आ जाता है? टॉर्जन इफेक्ट आ जाता है। होता क्या है कि अक्सर जब हम पाइला पढ़ते हैं तो पाइला की जो लार्वा स्टेज होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करती है। कैसी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री शो करती है, बट जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट हो रही होती है तो वो मार्फोजेनेसिस कर लेती है। क्लियर? और मार्फोजेनेसिस के दौरान ये क्या कर लेती है, वो उनके अंदर टॉर्जन इफेक्ट आ जाता है, ऐठन आ जाती है, जिसकी वजह से ये कैसी हो जाती हैं? एसिमेट्रिक हो जाती हैं। क्लियर? चलिए जल्दी करिए। अगर हम इसके सेंट्रल एक्सिस से अगर कट करें किसी भी पार्ट को, क्लियर, क्या दो हिस्सों में बट रहा है ये? क्लियर? समझ बात? बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? लाइन कहां से पास होनी चाहिए? टॉप टू बॉटम से पास होनी चाहिए।
लाइन कहां से पास होनी चाहिए बताइए? टॉप टू बॉटम से पास होनी चाहिए। कई बार हम लोग ऐसा गलती करते हैं कि ये तो बना लेते हैं सिमेट्रिक, क्लियर, हम हर एक जगह से नीचे से भी ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर से भी नीचे लेकर के जा रहे हैं, नीचे से भी ऊपर, हर जगह से लाइन लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, तो वो स्फेरिकल सिमेट्री कहलाएगी। कैसी सिमेट्री कहलाएगी? स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में बहुत डिफरेंस होता है, क्लियर। स्फेरिकल सिमेट्री में हर एक प्लेन पॉसिबल है जहां से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट रेडियल सिमेट्री में एक कंडीशन ये याद रखनी है कि हमेशा टॉप टू बॉटम को ही हमें क्या करना है? कट करना है। आपके एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल बताया है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये एनसीईआरटी दीजिए, क्लियर, डायग्राम ये देखिए, क्लियर। यहां पे हमारे पास क्या है कि दो प्लेन पॉसिबल है, ये प्लेन है, ठीक है, एक ये प्लेन है, इसमें दो ही प्लेन ऐसा पॉसिबल बनाया है, यानी ये रेडियल सिमेट्री की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? देख करके बताइए किसकी बात कर रहा है? ये दोनों प्लेन पॉसिबल है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, तो ये बाइलेटरल की बात होगी। किसकी बात होगी? एक ही प्लेन पॉसिबल है, क्लियर। तो हमें यही बात याद रखना है कि अगर एक प्लेन अगर पॉसिबल है, वो भी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, अभी हम प्लेन हम बता देंगे कैसे हम डिसाइड करते हैं, प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री में। तो हमने ये कहा कि रेडियल सिमेट्री में हमें कंडीशन क्या याद रखना है? रेडियल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री में क्या डिफरेंस है? रेडियल में हमेशा लाइन कहां से कहां पास होनी चाहिए? सेंट्रल एक्सिस से तो पास होनी ही चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम पास होनी चाहिए, क्लियर। और स्फेरिकल में चाहे जहां से पास कराइए, दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड ही करेगा, बट वो याद रखिएगा वो लाइन कहां से गुजरनी चाहिए? सेंट्रल एक्सिस से गुजरनी चाहिए, क्लियर। चलिए रेडियल सिमेट्री के बारे में लिखेंगे, एनी प्लेन विच पासेस थ्रू central axis, any plane which passes through central axis and divide into two equal half, full stop। लाइन कहां से पास होनी चाहिए? मस्ट passes from top to bottom, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा the line must be passes through, the line must be passes through कहां से? टॉप टू बॉटम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास एग्जाम्पल, हमें इस पे एग्जाम्पल पे याद रखना है। एग्जाम्पल इसका क्या है? एक तो निडेरिया हो गया, एक तो टीनोफोरा हो गया, क्लियर। ये दोनों के दोनों किसके मेंबर हैं? दोनों के दोनों किसके हैं? सिलेंट्रेट्स के, क्लियर। चलिए कुछ उधार रह गया था, अब तो समझ में आ गया होगा ना। ल्यूकोसोलोनिया एंड साइकॉन क्या है? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। एक नोट डाल करके पॉइंट लिख लेते हैं। कुछ खास नहीं है, नोट ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। जो टीनोफोरा है, टीनोफोरा shows by radial symmetry, पूछा बहुत कम जाएगा आपसे, क्लियर। कभी कभी अगर आपसे कोई पूछा जाए टीनोफोरा क्या शो करता है, तो अगर बाय रेडियल एग्जांपल में दिया हो उसको मार दीजिएगा, ठीक ठीक है, नहीं तो रेडियल तो है ही है। समझ आई बात? दोनों आएगा तो रेडियल, दोनों आएगा तो ये बाय रेडियल। अगर दोनों ऑप्शन में हो रेडियल और बाय रेडियल, तो बाय रेडियल को फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे। स्टार फिश एग्जाम्पल, स्टार फिश, इकाइनोडर्मेटा,
और वो भी इकाइनोडर्मेटा कौन सा, एडल्ट वाला पार्ट। क्लियर क्लियर। इकाइनोडर्मेटा का दो पार्ट होता है, एक कैसा लार्वा वाला और एक कैसा एडल्ट वाला। जो लार्वा स्टेज होगा वो बाइलेटरल शो करता है, क्या शो करता है, और जो एडल्ट होगा वो क्या शो करता है, रेडियल। समझ आई बात। एडल्ट अगर इकाइनोडर्मेटा है तो रेडियल सिमेट्री, और अगर लार्वा है तो बाइलेटरल। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री। थर्ड क्या है हमारे पास, रुकिए, बाइलेटरल से पहले हम स्फेरिकल पढ़ लें क्या, सिलेबस में नहीं है। क्लियर, नॉट इंपोर्टेंट। क्लियर, जरूरी नहीं है कि इसको पढ़ना, बट कभी भी आ जाए तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री में क्या है, कई सारे प्लेन ऐसे पॉसिबल हैं, ठीक है, यानी जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। अब हमने ये कहा कि किसी भी प्लेन से सेंट्रल एक्सिस से पास होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। क्लियर, तो डिफिनेशन लिखते हैं हमारे पास, एनी प्लेन which passes via central axis, any plane which passes via central axis and divide into two equal half क्लियर। हमें तो एग्जाम्पल से मतलब है ना। पहला एग्जाम्पल है कॉलोनीज ऑफ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है। दूसरा एग्जाम्पल है एक्टिनोफाइरिस। तीसरा एग्जाम्पल है रेडियोलेरिया। ये आपसे पूछा गया है, कॉलोनीज ऑफ वॉल्वॉक्स, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री। लिखेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में लिखेंगे ओनली लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन इज पॉसिबल, ओनली कैसी प्लेन बताइए, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन पॉसिबल। क्लियर, विच डिवाइड into टू इक्वल हाफ। क्लियर, जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा हो। क्लियर, एग्जाम्पल में प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक। प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कहां तक, कॉर्डेट तक। बीच में इकाइनोडर्मेटा आया है,
इकाइनोडर्मेटा कैसा है बताइए? रेडियल है। याद आ रही है? हाँ, इकाइनोडर्मेटा को गोली मार कर लिखना है, समझ आ रही बात? तो बायलेटरल में क्लियर, बायलेटरल में प्लेटियलमेंथी से लेकर के कॉर्डेटा तक, बीच में इकाइनोडर्मेटा आएगा। इकाइनोडर्मेटा के बारे में क्या लिखेंगे? हाँ, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। समझ रहे हैं मेरी बात? इकाइनोडर्मेटा में लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, उनकी एडल्ट कैसी? बायलेटरल। समझ रही बात? सॉरी उल्टा हो गया, रेडियल। क्लियर? नेक्स्ट लिखते हैं हमारे पास, अब यहां से पॉइंट को हमें समझना है। बॉडी प्लेन, बॉडी प्लान नहीं बोल रहा हूं, बॉडी प्लेन, ठीक है? बॉडी प्लान में दो प्लान थे, एक ब्लाइंड सैक और एक ट्यूब विद इन ट्यूब। याद आ रही है? ये बॉडी प्लेन है। समझते ध्यान से, बॉडी प्लेन क्या है? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर मुझे डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम ये समझें कि उसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। क्लियर? अब अंधाधुंध कटाई तो स्टार्ट करेंगे नहीं। क्लियर? अगर कभी भी हमारा ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है या किसी ऑर्गन को निकाला जाता है या फिर छोटा सा इंसीजर ही करना हुआ, क्लियर, सबसे पहले हम ये देखेंगे उसकी बनावट कैसी है। ऐसे ही सर्जन नहीं बन जाइएगा, चीर फाड़ कर दीजिएगा। ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। क्लियर? बट आगे मेडिकल की पढ़ाई बॉडी प्लेन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। समझ रहे मेरी बात? इनके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? ध्यान सुनते हैं। बॉडी प्लेन क्या होता है हमारे लिए बहुत जरूरी जानकारी रखनी है। जब भी हम कभी भी किसी का कहते हैं कि सर हमने इसका टीएस काटा है, इसका हमने एलएस काटा है, तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन क्या है और ट्रांसफर सेक्शन क्या है, पहले वो समझने से पहले हम लोग टीएस किसे कहते हैं? ट्रांसफर सेक्शन। अरे किसी का कभी टीएस कट किए हो स्कूलों में? कैसे कट करते थे? और एलएस कट करना होता था? अच्छा, मेरा अगर एलएस कट करना हुआ तो ऐसे ऐसे, और टीएस कट करना हुआ तो ऐसे ऐसे। अगर मैं सोया हूं तो टीएस कैसे कट करेंगे? तुम भी ऐसे सो करके ऐसे काटोगे। यही गलती होती है, यही आज हमें समझना है। ठीक है? जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ऐसे कट करो वो टीएस ही हो। क्लियर? और जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ऐसे कट करो तो ये एलएस ही हो। समझ में आ रही बात? एलएसटीएस का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अगर हमें डिवाइड करना है तो सबसे पहले उनके सेंट्रल एक्सिस से के बाद एक एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस होती है, उसको डिफाइन करना होता है। क्या डिफाइन करना होता है? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस डिफाइन करना है। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस क्या है? कि ऐसी प्लेन जो हमारे पास इंटीरियर यानी आगे की तरफ भी प्लेन जा रही हो और पीछे की भी तरफ प्लेन जा रही हो। ठीक है? हम मान चलते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है बताई गई है, कैसे बताएं, चलिए यही मान लेते हैं। ठीक है? ये जो प्लेन है हमारी बॉडी की, इससे पास हो रही है बीचों बीच लाइन से। इस मोबाइल को इस पार कर लीजिए, ये जो प्लेन होगी वो इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन होगी। इस मोबाइल का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इंटीरियर पार्ट। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर पार्ट। इतनी बात समझ में आई? अगर इसके हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट करेंगे तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, वो लॉन्गिट्यूडिनल है। समझे मेरी बात? अगर उसके परपेंडिकुलर लाइन जा रही है तो क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। इतनी बात समझ आई? अगर इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऐसा रहा तो गड़बड़ हो गया ना? अगर ऐसा रहा तो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, तब कैसे करेंगे? अगर इसके परपेंडिकुलर गया तो क्या बोलेंगे? अभी भी ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है? नहीं, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है? ये परपेंडिकुलर है तो क्या बोलेंगे?
ट्रांसवर्स, इसके पैरेलल, ठीक है। पैरेलल तो ये भी है ना, कहाँ है पैरेलल? अंधे हो क्या? ये इधर लाइन है, ये इधर प्लेन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रहे हैं, पैरेलल कहाँ गई? इसलिए कहते हैं हर एक ऐसा कट करना लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन नहीं होता। अब पता चले ऑर्गन का प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है, बॉडी प्लेन, और हम यही कट कर रहे हैं, हमें तो सर ने सिखाया ऐसे से बेटा कटोगे, क्या आएगा लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे से कट करोगे ट्रांसवर्स। मूली गाजर नहीं है भाई, समझ आ रही बात है? पहले हमें किस क्या डिफाइन करना होगा, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस क्या है, समझे? 12th लेवल तक आपको मैम या टीचर पढ़ा देते हैं कि बेटा ये स्टेम है, खड़ा खड़ा ऐसे कट कर दो तो क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल आएगा, ट्रांसवर्स आएगा। ये स्टेम ऐसे ही है, परपेंडिकुलर न करके पैरेलल कर दो, लॉन्गिट्यूडिनल आ जाएगा। बहुत गलत होता है, और ऐसा पढ़े रहोगे तो सर्जन तो कभी नहीं बन पाओगे, झोला छाप डॉक्टर बनोगे बस। क्लियर? तो ये बात याद रखनी है। पहले हमें क्या डिफाइन करना है, पहले हमें क्या डिफाइन करना है, बॉडी प्लेन। क्लियर? अब बॉडी प्लेन में सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब हम इसको शॉर्टकट में एपी एक्सिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एपी एक्सिस लिखेंगे। क्लियर? क्या लिखेंगे? एपी एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, अगर हम मान चलते हैं ये हम एक इंसान बनाया, क्लियर? ये एक इंसान बनाया, इनकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसी हुई, यही लाइन तो अंदर जाएगी, यानी इनकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस क्या है, ये इनकी एपी एक्सिस है। बोलिए बात सही है? क्लियर? अगर कोई जानवर है, ठीक है, अब वो मान चलते हैं जानवर तो ऐसे ऐसे चल रहा है, अब उसकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये हम मान चलते हैं कोई एक जानवर हमने बनाया है यहाँ पे। क्लियर? कोई जानवर लग रहा है, मान चलते लग रहा है, ठीक है। अब हम इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे, यही वाला लाइन करके कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी एपी एक्सिस ये रही। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? यानी ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ये भी जमीन से जुड़ा हुआ है, इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। क्या हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है? हाँ, और हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन कट करना होगा। अब अगर हमें सर ने सिखाया होता है कि बेटा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ये होता है, ये तो बेचारा आधे आधे से डिवाइड हो जाता है ना टुकड़ों में। समझ आ रही बात? जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा कट करोगे तो लॉन्गिट्यूडिनल ही हो। क्लियर? सेकंड पॉइंट, कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे कि जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी जा रहे होंगे और वर्टिकल एक्सिस पे, दोनों पे जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसी है, समझ में आ रही बात? तो ये क्या है कि सबकी पहले हमें क्या क्या डिफाइन करनी है, एपी एक्सिस। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमें ट्रांसफर सेक्शन कट करके दिखाइए, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या होगा, आप हमें एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस दिखाइए। क्लियर? जब तक वो अपना एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ना दिखाए तब तक आप कट नहीं करेंगे। और यही होती है सर्जरी के दौरान, जरा सा सिली मिस्टेक हुआ, दूसरा नस कट गया। समझ आई बात? पता चला आर्टरीज की जगह पे वेंस की जगह आर्टरीज कट के बैठे हो, वो तड़प रहा, कुत्ते की मौत मर रहा है। क्लियर? आर्टरीज वेन ऐसे ही पास होती हैं, कोई वर्टिकल एक्सिस में जा रही होती हैं और कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जा रही हैं। अब जरा सा माइनर सर्जरी करने के दौरान अगर आपका जरा सा सीजर अगर गलत चल गया, भगवान को प्यारे हो गए बेचारे हो। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत सावधानी रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ध्यान सुनेंगे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे एपी एक्सिस, तो ये हो गया था हमारे पास। लिखेंगे हमारे पास एक लाइन लिख करके, ट्रांसफर सेक्शन किसे कहते हैं,
हेडिंग डालते हैं हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन। हम टीएस किसे कहते हैं? चलिए टीएस किसे कहेंगे बताइए? द प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू दी एपी एक्सिस। क्लियर है? ये कोई भी प्लेन हो, ये कोई भी प्लेन हो, ये क्या है बताइए? ये क्या है? टीएस। इसका टीएस कट करना हुआ तो समझ आई बात? इसका टीएस करना हुआ तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कोई भी टीएस कट करना है तो परपेंडिकुलर टू दी एपी एक्सिस कर दीजिए, वो क्या बताएगा? टीएस बताएगा। ठीक है? द प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू दी एपी एक्सिस, द प्लेन परपेंडिकुलर टू दी एपी एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दी एपी एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दी एपी एक्सिस। क्लियर? परपेंडिकुलर टू दी एपी एक्सिस, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर सेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैसा है? नेक्स्ट है हमारे पास कैसा? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या होगा बताइए? लॉन्गिट्यूडनल में दो आते हैं, तीन आते हैं, उसमें हम लिख लेते हैं। ठीक है? सबसे पहला आता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल में फ्रंटल, दूसरा आता है हमारे पास वर्टिकल, तीसरा आता है हमारे पास सेजाइटल, हमारे पास क्या होता है कि एक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होती है, एक होती है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। एक कैसी होती है? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक्सिस हमारे पास कुछ इस तरीके से दिख रही है, क्लियर? ये इसका कैसा पोर्शन? वेंट्रल पोर्शन। ठीक है? ये इसका कैसा पोर्शन? पीछे वाला डॉर्सल पोर्शन। अगर कोई भी पोर्शन के, ये डॉर्सो वेंट्रल पोर्शन के अगर हमारे पास इस एक्सिस से कट कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी को मान चलते हैं, ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को सामने से अगर कट कर रहे हैं, क्लियर? पहले यहाँ पे कट किए, फिर यहाँ पे ऐसे से कट करके पीछे हुए गए, क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? फ्रंटल। क्लियर? वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, उसके पैरेलल लाइन पास हो रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है? खड़े खड़े चीरना हमें। क्लियर? ये क्या है हमारे पास? कैसी एक्सिस? वर्टिकल। अब बात आती है सेजाइटल। मिड वर्टिकल प्लेन को ही सेजाइटल बोलते हैं। हमारा मिड वर्टिकल प्लेन क्या है? पूरा पूरा ये। ठीक है? ये माथे का बीचों बीच जो पोर्शन है उसी को सेजाइटल बोलते हैं। कभी भी आया था सेजाइटल सूचर? बहुत बढ़िया, यही है सेजाइटल। समझ आई बात? मिड वर्टिकल को ही क्या बोलते हैं हम? सेजाइटल। ये हमारे पास फ्रंटल, क्लियर? ये है वर्टिकल। क्या सारे वर्टिकल सेजाइटल होते हैं? नहीं, बट जो सेजाइटल होता है वो वर्टिकल प्लेन जरूर होता है। समझ आई बात? तो मिड वर्टिकल प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं? सेजाइटल। तो लिखेंगे हमारे फ्रंटल के बारे में। हॉरिजॉन्टल के बारे में पहले लिखेंगे ना। हॉरिजॉन्टल को ही फ्रंटल बोलते हैं। ठीक है? फ्रंटल को ही हम क्या नाम देते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्लियर? द प्लेन राइट एंगल टू दी, द प्लेन राइट एंगल टू दी किसके? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। राइट एंगल टू दी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, उसी को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है? या फिर फ्रंटल। वर्टिकल के बारे में लिखेंगे द प्लेन, द प्लेन ऑलवेज अलोंग दी या पैरेलल अलोंग दी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस,
डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, उसे क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। मिड वर्टिकल प्लेन को क्या बोलेंगे? सेजाइटल। सेजाइटल के बारे में लिख लेंगे, मिड वर्टिकल प्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास जर्म लेयर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास जर्म लेयर। सुन, जर्म लेयर क्या है? होता क्या है कि जब भी हमारे पास कभी भी स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है बताइए? जाइगोट, ठीक है। जाइगोट क्या करता है आगे चल करके, जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करेगा, जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये 3 जर्म लेयर बनाता है। फॉर्म्ड, कितने जर्म लेयर? पहले फॉर्म्ड जर्म लेयर बनाता है, ये कुछ जर्म लेयर बनाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये कुछ इस तरीके के जर्म लेयर बना रहा है, क्लियर? ये कुछ इस तरीके के जर्म लेयर बनाता है, जिनमें से सबसे नंबर 1 आते हैं हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक।
जल्दी करिए थोड़ा। सुनते जैसे, जल्दी जल्दी पॉइंट समझते हैं ना। डिप्लो का मतलब क्या होता है? दो, ठीक है। इनके पास कितने जर्म लेयर? कितने जर्म लेयर? 2 जर्म लेयर। कौन कौन से? कौन कौन से? एक्टोडर्म और कौन से? एंडोडर्म। क्लियर? इनके पास क्या होता है कि ये जो रेड कलर की आपकी लाइन दिखाई दे रही है, ध्यान से सुनते जाइए। ये जो रेड कलर की लाइट दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, वो एक मटेरियल है जिलेटिनस लाइक मटेरियल। कैसी मटेरियल है? जिलेटिनस लाइक मटेरियल। और ये जो जिलेटिनस लाइक मटेरियल है वो कॉल्ड एज, इनको मीजेनकाइम बोलते हैं। इनको मैं क्या बोलता हूं? मीजेनकाइम बोलता हूं। किसके केस में? पोरीफेरा के केस में। किसके केस में बताइए? इन पोरीफेरा। पोरीफेरा में इनका नाम क्या होता है बताइए? मीजेनकाइम। और ये किसकी बनी होती है? ये अमीबोसाइट सेल्स की बनी होती है। इतना याद नहीं रखना आपको गहराई में। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास एंट्रियोसाइट्स भी होती हैं। इतना गहरी बातें याद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीजेनकाइम किसके केस में याद रखना है? पोरीफेरा के केस में। क्लियर? ये क्या कहलाता है? कॉल्ड एज मीजोग्लिया। कॉल्ड एज मीजोग्लिया। जल्दी करिए। किसके केस में? सिलेंट्रेट्स के केस में। क्लियर? इसको मैं किसके केस में बताइए? इन सिलेंट्रेट्स में। खत्म। इससे ज्यादा नहीं याद रखना। क्लियर? एग्जाम्पल इनके याद रखने हैं। चलिए अब बताइए एग्जाम्पल इनका क्या होगा? इनका एग्जाम्पल पोरीफेरा होगा। अरे बोलिए, पोरीफेरा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यही नोट डाल करके याद रखना है। क्लियर? इनके एग्जाम्पल में आते हैं हमारे पास सिलेंट्रेट्स आते हैं। अब सिलेंट्रेट्स में दो लोग आएंगे। कौन कौन से? निडेरिया और कौन से? टीनोफोरा। क्लियर? अब बात आती है इसके आगे की, पोरीफेरा के बारे में कुछ बातें हम समझते हैं। बोलिए, बात सही है? पोरीफेरा के बारे में हमने क्यों बोला ऐसा? ध्यान सुनिए। डिप्लोब्लास्टिक यानी जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब एक लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? जबकि हम एक पोरीफेरा के बारे में ध्यान से देखेंगे तो पोरीफेरा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से देखिएगा। पोरीफेरा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है।
अब तो समझ में आ गया होगा ना। यानी इनमें कई सारे क्या होते हैं, ओपनिंग होती है, इनको हम क्या नाम देते हैं, ओस्टिया। एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसका नाम क्या होता है, ऑस्कुलम। अभी बनाएंगे बाद में, जब हम फाइलम पढ़ाएंगे तब। इनके अंदर क्या होता है कि जर्म लेयर कुछ इस तरीके के बनते हैं। हम मान लेते ये जर्म लेयर बना भी दिया, तो क्या ये कंटिन्यू जर्म लेयर बन रही है? अरे बोलिए, कहाँ बन रहे हैं? बीच बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है, तो क्या लेयर हुआ ये? नहीं, ये लेयर नहीं कहलाएगा। क्लियर? इसलिए पोरीफेरा के बारे में ये याद रखना है कि पोरीफेरा एक तरीके का मल्टी एग्रीगेशन है, मल्टी सेल्ड का। ये एग्रीगेशन है ऑफ किसका, मल्टी सेल्यूलर का। कई सारे सेल्स इकट्ठा तो हो रहे हैं बट लेयर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, बट नॉट फॉर्म्ड लेयर, ये एक लेयर नहीं बना रहे हैं। समझ आई बात? दूसरा पॉइंट अगर आपको पोरीफेरा के बारे में याद रखना है तो नॉट अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है, ये एक तरीके का डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स नहीं है। मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फाइलम कह सकते हैं। बोलिए बात सही है? नॉट अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्लियर? हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। कई जगहों पर मान लिया जाता है, क्या बोला, कई जगहों पे ये मान लिया जाता है बट है नहीं। समझ रहे मेरी बात? मानने को तो मानते हैं ये लोग डिप्लोब्लास्टिक, बट हम नहीं मानेंगे। क्लियर? अगर कभी भी ऑप्शन में ना नजर आए तब डिप्लोब्लास्टिक आए तो कह सकते हैं। क्लियर? ये देखना है सिचुएशन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हो गया? चलिए, इनके पास कितने जर्म लेयर बताइए? 3 जर्म लेयर। कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। हमें तो एग्जाम्पल से मतलब है ना। एग्जाम्पल इनका क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक। क्लियर? कहां तक? कॉर्डेटा तक। ये जो मीजोकाइम है, मीजेनकाइम एंड मीजोग्लिया है, ये सब के सब क्या है? नॉन एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है। कैसे है बताइए? इनको हम क्या, कैसा जिलेटिनस मटेरियल बोला है, तो ये क्या है? जर्म लेयर नहीं है ना, नॉन एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है। समझ आई बात?
सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल है। क्या है बताइए? जर्म लेयर नहीं समझना इसको, कई लोग इसको जर्म लेयर समझते हैं। समझ में आ रही बात? हेडिंग है हमारे पास सिलोम। चलिए देखते हैं, सुनते हैं सिलोम क्या है। सिलोम का मतलब होता है एक तरीके की कैविटी। क्या बोला? सिलोम का मतलब हम क्या समझते हैं? कैविटी। कैविटी, और वो कैविटी किसके किसके बीच में प्रेजेंट होगी, ध्यान सुनिएगा। ये एक हमारी बॉडी वॉल होती है, एक दीवार होती है हमारे बॉडी की, एक होती है हमारे गट की, एलिमेंट्री कैनाल की। इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या कैविटी प्रेजेंट है, जिसके अंदर सारे ऑर्गन प्रेजेंट है। स्टमक हुआ, स्टमक तो एलिमेंट्री कैनाल गट का ही पार्ट हो गया, ठीक है। लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है? इसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सिलोमिक कैविटी। समझ आ रही बात? तो यानी कैविटी किसके किसके बीच में? कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिलोमिक कैविटी बोलते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, डिराइव्ड फ्रॉम, अंडरलाइन करके लिखना है, डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। किससे डिराइव्ड है? कहां से बना है बताइए? कौन बनाता है? मेसोडर्म से। एंड लाइंड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म से बना भी है और इसकी लाइनिंग भी कहां से होती है? मेसोडर्म से ही होती है, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म एंड लाइंड बाय मेसोडर्म। चलिए इनमें नंबर 1 पे आते हैं हमारे पास। सबसे पहला एसिलोमेट। यानी क्या होगा? कैविटी। कैविटी क्या होगी? एब्सेंट होगी। क्लियर? जैसे हम आपको समझा रहे हैं, सेम वही डायग्राम रखना है जो हमारे एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर का था, ठीक है। हम ये हमारे आउटर मोस्ट लेयर है, क्या है? ये हमारे पास क्या है? बॉडी वॉल है। ये हमारी कैसी है बताइए? ये हमारी बॉडी वॉल है। ये हमारी बॉडी वॉल है। क्लियर? यहां पर एक क्या पाई जा रही है? गट होता ही नहीं, ठीक है। यानी इनके कैविटी एब्सेंट है। और दूसरा पॉइंट पे क्या एब्सेंट है बताइए? इनके अंदर गट भी एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है बताइए? गट कैविटी भी एब्सेंट है। गट कैविटी भी एब्सेंट है। कैविटी भी एब्सेंट है, यानी गट कैविटी भी एब्सेंट है। क्लियर? फिर होगा क्या? बॉडी वॉल और गट कैविटी भी जब एब्सेंट है तो सारे की सारी चीजें इनके अंदर सब जगह पे क्या भरा जाएगा? सेल्स भरे जाएंगे। यानी हर जगह क्या भरा गया है बताइए? सेल्स भरा गया। क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है वो फिल्ड हो रही है सेल्स के द्वारा, ठीक है। क्लियर? जिसकी वजह से किसी भी तरीके की सिलोम नहीं बन रही है, किसी भी तरीके की सिलोम नहीं बन रही। हमें क्या याद रखना है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। यहां तक सिलोम नहीं पाई जाती।
आपके एनसीईआरटी ने प्लेटी हेलमिंथेस लिखा है सिर्फ और सिर्फ। समझ आ रही बात? कई बार ऐसा होता है कि जो जर्म लेयर है ये पूरा पूरा कैसा सिस्टम है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक है, ठीक है, ये पूरा पूरा ऑर्गन सिस्टम है। जब ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन ग्रेड तक तो ये पाया ही नहीं जाएगा। समझ आ रही बात? ये स्टार्ट ही होता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड से। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड कहाँ से स्टार्ट होता है? एस्केलमेंथिस से। तो सिलोम वहीं पे मिलेगा हमें। क्लियर? चलिए दूसरा हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। स्यूडो सिलोमेट, सीडोसिलोमेट किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, ये हमारी बॉडी वॉल है। चलिए बॉडी वॉल है, क्लियर। ये हमारी एक गट वॉल है, चलिए गट वॉल है, इसको हमने गट बोल दिया, क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर जो मीजोडर्मल की पाउच होती है, क्लियर। यहाँ पे हर जगह पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कहोगे सर जी रेड कलर बनाया भी, रेड कलर से लाइनिंग भी किया है, इसका मतलब क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम, लाइंड बाई। समझ आई बात? समझ रहे हैं? ये क्या होता है? ये मेसोडर्मल पाउच होता है। एग्जाम्पल हमारे पास, इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे सीडोसिलोमेट के, तो एक ही एग्जाम्पल याद रखना है हमें, क्लियर। सीडोसिलोमेट के एक ही एग्जाम्पल, वो भी क्या? एस्केलमेंथिस, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास सीलोमेट, हो गया। जिसको हम सीडोसिल बोलते हैं ना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारी बॉडी वॉल, चलिए समझ आ रहे हैं। ये हमारी गट वॉल, ये भी समझ में आ रहा है। इनकी जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है और इनमें जो लाइनिंग नजर आ रही है, ठीक है। ये जो बीच में पाई जा रही है इनको हम सिलोम बोलते हैं। आज समझ में आया? गट कैविटी और बॉडी वॉल के, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो पाई जाती है कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं? सिलोम। ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म और लाइन बाय मेसोडर्म। समझ आई बात? हो गया। चलिए, ये जो सिलोम होती है वो दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। नाम न लेकर के पहले हम बना ही दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी वॉल, ये हमारी गट वॉल, क्लियर। अगर हमारे पास मेसोडर्मल की जो ओरिजिन आपको दिखाई दे रही है, क्लियर, वो धीरे धीरे बाहर से अंदर की तरफ बढ़ने लगे सेल्स। कहाँ की तरफ बढ़ने लगे बताइए? बाहर से अंदर की तरफ सेल्स बढ़ने लगे, और ये बढ़ करके कुछ इस तरीके का हो। तो ये कहलाता है साइजोसिलोमेट। ये कैसा सिलोमेट कहलाता है बताइए? साइजोसिलोमेट कहलाता है। पहला है, क्लियर। बट अगर हमने ये कहा कि ये हमारी बॉडी वॉल, ध्यान से देखिए, ये हमारी बॉडी वॉल, ये हमारी गट वॉल, क्लियर। इसने पहले जो मेसोडर्म बनाया था वो मेसोडर्म कुछ इस तरीके का था। ये पूरा का पूरा मेसोडर्म कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा मेसोडर्म कुछ इस तरीके का था,
ये पूरा का पूरा मेसोडर्म कुछ इस तरीके का था, ठीक है। ये तो यही वाला बनाया। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन क्या आया, ध्यान से देखिएगा, परिवर्तन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे परिवर्तन ये आया, ये गट कैविटी हमारे पास बनाई गई और गट कैविटी के चारों तरफ कुछ इस तरीके के सेल्स बनाए गए, क्लियर। और ये क्या किए, ये ज्वाइन हो गए हमारे किस सेल से, ये ज्वाइन हो गया हमारे एक अलग तरीके के सेल्स से, क्लियर। और इसके चारों तरफ क्या बन गया हमारे पास, बॉडी वॉल बन गया। क्या बन गया, बॉडी वॉल। इससे पहले कुछ ऐसा सिचुएशन था कि ये जो गट कैविटी थी, इनके अंदर मेसोडर्म पूरा का पूरा भरा हुआ था, क्लियर। ये स्प्लिट हो गए, क्या हो गए बताइए, ये जो मेसोडर्म थी वो क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, और स्प्लिट होकर के दूर दूर बना लिए, क्लियर। तो लिख लेते हैं इनके बारे में, इनको हम बोलते हैं इंटेरोसिलोमेट। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए, दोनों में डिफरेंस हम लिख लेते हैं, इंटेरोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट में लिखेंगे। इंटेरोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट में एग्जांपल ही हमें याद रखना है। साइजोसिलोमेट का एग्जांपल याद रख लीजिए बस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं बताइए, इनके एग्जांपल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कौन से, मोलस्का। बाकी सब के सब किस में आएंगे, बाकी सब के सब किस में आएंगे, बोलिए, इंटेरोसिलोमेट में आएंगे, क्लियर। यानी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का इकाइनोडर्मेटा से लेकर, क्लियर, इकाइनोडर्मेटा से लेकर के कहां तक, कॉर्डेटा तक। और कॉर्डेटा में खासकर कॉर्डेटा तक ही रहने देते। इनमें एक एग्जांपल कभी कभी पूछ लेगा तो आपको वर्टिब्रेट बता दीजिएगा, क्लियर। क्या बता देंगे, वर्टिब्रेट। साइजोसिलोमेट में लिखेंगे, सिलोमिक कैविटी इज फॉर्म्ड बाय, साइजो में लिखेंगे, एक एक लाइन में ही लिखना है, उसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइजोसिलोमेट में लिखेंगे, सिलोमिक कैविटी इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। सिलोमिक कैविटी इज फॉर्म्ड बाय, हाँ अरे कैविटी ही तो पढ़ा रहे हैं। सिलोमिक कैविटी इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म के स्प्लिटिंग होने से हो रही है, क्लियर। स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, इसको मैंने क्या बोला, साइजोसिलोमेट बोला, क्लियर। एग्जांपल में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एग्जांपल में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इंटेरोसिलोमेट में लिखेंगे, इंटेरो टर्म इंटेस्टाइन के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, याद आ रहा है, इंटेरोकाइनेज डाइजेस्टिव में, चलो नहीं याद आएगी, क्लियर। लिखेगा ध्यान से, सिलोमिक कैविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्मल टिश्यू ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेरोसिलोमेट में लिखेंगे, सिलोमिक कैविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम, सिलोमिक कैविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्मल टिश्यू ऑफ इंटेस्टाइन। बाकी जो भी आएगा सबके सब किस में, इंटेरो में, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का के बाद जो भी आ रहे हैं इकाइनोडर्मेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक, ठीक है, सबके सब किस में, हेमिकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, जो भी आए, क्लियर, सबके सब किस में आएंगे, इंटेरोसिलोमेट में आएंगे, क्लियर। सबके सब किस में आएंगे, इंटेरोसिलोमेट में आएंगे। सुनते ध्यान से, नेक्स्ट सेटिंग है हमारे पास सेगमेंटेशन, क्लियर। सेगमेंटेशन में ध्यान से समझेंगे, दो तरीके की सेगमेंटेशन होती है। कितने तरीके की सेगमेंटेशन होती है, दो तरीके की सेगमेंटेशन होती है। एक हमारे पास स्यूडो सेगमेंटेशन नजर आती है, किस तरीके की, स्यूडो सेगमेंटेशन।
और एक होती है हमारे पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या इसी को हम ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं, या इसी को हम ट्रू बोलते हैं। और स्यूडो का मतलब ही होता है क्या, फॉल्स सेगमेंट। इसमें जितना एग्जाम्पल बताएंगे उतना ही याद रखना है, क्लियर। अब बीच में जो छोड़ दिया फाइलम उसको याद नहीं रखना है। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं सीक्वेंस में सर बताए होंगे, सीक्वेंस में नहीं, क्लियर। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है शुरू के जितने भी हमारे पास हैं, शुरू के जितने भी एग्जाम्पल हैं, सबसे नंबर 1 पे कौन, पोरीफेरा, दूसरे नंबर पे निडेरिया, तीसरे नंबर पे टीनोफोरा और चौथे नंबर पे प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या प्रोटोजोआ को शामिल कर लूं? अगर मन करेगा तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर प्रोटोजोआ को भी शामिल करना है तो कर सकते हैं, क्लियर। आपके एनसीईआरटी में नहीं प्रोटोजोआ के बारे में लिखा है, क्लियर। तो इनके अंदर कैसा सेगमेंटेशन पाया जाता है बताइए? प्रोटोजोआ को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग, क्लियर, बट मेरा मन नहीं कर रहा, क्लियर। तो यानी यहाँ पे सीडो सेगमेंटेशन पाए जाते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। सिलेंट्रेट में दोनों, निडेरिया और टीनोफोरा दोनों आएंगे, ठीक है। ये सीडो सेगमेंटेशन अपना। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें 3 एग्जांपल याद रखने हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। यानी बीच में जितने लोग गायब हुए उनमें सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती, क्लियर। इनमें हमारे पास, ठीक है, एनेलिडा में 3 लोग होते हैं ना, एक क्या, नेरेइस, अर्थवर्म और हेरोडोनेरिया। क्लियर। इसको हम नीच फैमिली बोलते हैं। नीच का मतलब कैसे, एनेलिडा है ये, क्लियर, एन से स्टार्ट और नेरिस, ई और एच, लीच वाली फैमिली है ये। कैसी वाली, लीच वाली, क्लियर। जल्दी करिए, चलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस हम समझते हैं, क्लियर। सुन रहे हैं, ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम बोलते हैं, एक मेंबर है टीनिया सोलियम, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पॉर्क टेपवर्म बोलते हैं। जब भी आप मटन या चिकन पकाते हैं पोर्क का, ठीक है, तो थोड़ा सावधानी से पकाया करिए, ठीक है। पूरी तरीके से पका होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा भी अनराइप्ड हुआ टीनिया सोलियम घुस जाएगा। समझ आ रही बात? उनके इंटेस्टाइन में या उनके चिकन मटन जो भी पाए जाते हैं उनमें ये पाए जाते हैं पैरासाइट्स के फॉर्म में, क्लियर। तो आपके में भी पैरासाइट्स बन जाएंगे। अब हम सीडो सेगमेंटेशन हम क्यों बोलते हैं, क्लियर। सुन लीजिए, जैसे सीडो सेगमेंटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं वो अनफिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं बताइए? यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट कैसे होते बताइए? अनफिक्स्ड होते हैं, यानी पता ही नहीं चलता कितने सेगमेंट होंगे, क्लियर। और अगर यही फिक्स्ड हो जाए तो क्या होंगे? मेटामेरिक में, क्लियर। जैसे आपको पता होगा कई जगहों पे अर्थवर्म के बारे में बताया गया है, 100 से लेकर के 120 सेगमेंट पाए जाते हैं, वो तो फिक्स है। समझ आ रही बात? तो यानी यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ सेगमेंट फिक्स नहीं होते, और उनमें क्या है, नंबर ऑफ सेगमेंट फिक्स्ड है। चलिए, अगर आपसे कोई पूछेगा फिक्स्ड किस में होते हैं बताइए? मेटामेरिक में। आपके में 2 एग्जांपल, एक ही एग्जांपल दिया है। पहला एग्जांपल है अर्थवर्म का। अर्थवर्म के बारे में बताया गया है कि 100 से लेकर के 120 सेगमेंट पाए जाते हैं। कितने सेगमेंट?
कितने सेगमेंट? 100 से 120। दूसरा एक आता है लीच। लीच में हमारे पास 33 सेगमेंट पाए जाते हैं, ये हमारे तरफ से है, क्लियर, सिलेबस में नहीं है। क्लियर, लीच में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? 33 सेगमेंट पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, यहां पे क्या होता है कि नो कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन सेगमेंट, सेगमेंट के बीच में कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, और जबकि इनके अंदर कनेक्शन क्या है बताइए? कनेक्शन प्रेजेंट है। क्लियर, जैसे यहां पर एक कनेक्शन है। क्लियर, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, हर एक सेगमेंट किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पे जो सेगमेंट है, यहाँ पे जो सेगमेंट है किसी न किसी पॉइंट से जुड़ा होगा, किसी न किसी पॉइंट से जुड़ा होगा। क्लियर, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन का रिपीटेशन नहीं होता। क्लियर, जल्दी लिखेंगे हमारे पास, तो लिखेंगे हमारे पास कनेक्शन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है, इनके पास सम ऑर्गन्स आर रिपीटेड। क्लियर, नो ऑर्गन रिपीटेड, यहाँ पे ऑर्गन रिपीट नहीं होते। क्लियर, कनेक्शन प्रेजेंट होने की वजह से सम ऑर्गन क्या होते हैं बताइए? आर रिपीटेड। कुछ ऑर्गन क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं। सम ऑर्गन्स आर रिपीटेड। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास नोटोकॉर्ड।
ऑप्शन दे दें। नोटोकॉर्ड को अगर हम एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, क्लियर। तो हम अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। नोटोकॉर्ड को ना टुकड़ों में उन्होंने लिखा है एनसीईआरटी ने, हर जगह जहां जहां पे आए हैं वहां वहां लिखते चले गए हैं। हम सभी को यहीं पे एक साथ लिख रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा फिर से, क्लियर। बट सभी चीजों को नोटोकॉर्ड को जहां जहां उन्होंने छाट छाट करके लिखा है अलग अलग दूर दूर, सभी को मैं एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, क्लियर। तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? एनिमल्स का, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना है हमें। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे, क्लियर। पहला पॉइंट, हमने ये कहा कि अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, क्या बोला? अगर नोटोकॉर्ड क्या है बताइए? एब्सेंट है, तो उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेड। उनको मैं क्या बोलूंगा? नॉन कॉर्डेड बोलूंगा। अगर नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेड बोलेंगे। पूरे तरीके से नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, कहां तक? ना बीच में याद हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, क्लियर। पूरा का पूरा लिखिएगा। अगर ना याद हो तो लिख लीजिए खुद से, ठीक है। पूरा का पूरा एग्जाम्पल कहां से कहां? प्रोटोजोआ को भी शामिल ही कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर। पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक सबके सब, क्लियर। हमने ये कहा दूसरा पॉइंट में, अगर नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो नहीं बट नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या बोला हमने? नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है, लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है, जल्दी करिए। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, या इन्हीं को हम बोलते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम। बक्कल डाइवर्टिकुलम, इनके एग्जाम्पल में आते हैं, इनमें आते हैं हेमिकॉर्डेटा। चलिए सुनिए ध्यान से। डायरेक्ट पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, नॉन कॉर्डेट क्या हेमिकॉर्डेट है? हेमिकॉर्डेट क्या नॉन कॉर्डेट है? हेमिकॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट है या नहीं है? इसलिए इसका नाम ही हेमी है, यानी इसके लिए क्या यूज करेंगे? ये नॉन कॉर्डेट ही है। ये भी क्या है बताइए? नॉन कॉर्डेट में कितने एग्जाम्पल हो गए? टोटल 11 एग्जाम्पल हो गए। शुरू के 10 ये थे, इकाइनोडर्मेटा 9 तक था, प्रोटोजोआ 10 हो गया, 11 ये हो गया। समझ आई बात? अरे बोलिए, चलिए।
तीसरी कहानी स्टार्ट करते हैं। समझाए? इधर देखिए, नोटोकॉर्ड present in only tail of larva, only tail of larva, tail of larva, लार्वा के टेल तक प्रेजेंट है, एडल्ट में आने के बाद गायब हो जाए। ठीक है, इनको हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। सब कॉर्डेटा ही है। ठीक है, इनको हम बोलेंगे यूरोकॉर्डेटा। सिर्फ और सिर्फ टेल में प्रेजेंट है तो क्या बोला जाएगा? क्लियर? चलिए यहां देखिएगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रेजेंट है। ठीक है, इनको मैं बोलूंगा सिफेलो कॉर्डेटा। इनको मैं बोलूंगा सिफेलो कॉर्डेटा। पांचवें नंबर पे यहाँ नोटोकॉर्ड इज partially replaced by vertebral column। ठीक है, यानी इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होगा। बोलिए बात सही है? अरे बोलो, पार्शियली क्या मतलब क्या है? क्या पूरी तरीके से है? अरे बोलिए, क्या पूरी तरीके से है? नहीं। एग्जाम्पल में हमारे पास है साइक्लोस्टोमेटा फिश से लेकर के कार्टिलेजिनस फिश तक। कहां तक? कार्टिलेजिनस फिश तक। इनके पास क्या प्रेजेंट है बताइए? नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है, क्लियर, और वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है। दोनों का मजा ले रहे हैं, क्लियर। पूरी तरीके से रिप्लेस्ड नहीं हुई है वर्टिब्रल कॉलम से। कैसे रिप्लेस्ड हुई है? पार्शियली रिप्लेस्ड हुई है, क्लियर। चलिए ये तो पहला हो गया, पांचवे का। ये दूसरा देखेंगे। अगर हमने ये कहा कि जो नोटोकॉर्ड है इज रिप्लेस्ड बाय फुल्ली रिप्लेस्ड बाय ना, पूरी तरीके से रिप्लेस्ड है, फुल्ली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अगर पूरी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड है, क्लियर। जैसे इनके पास क्या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। बोलिए बात सही है? पूरी तरीके से रिप्लेस का मतलब अब पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम आ गया है, नोटोकॉर्ड क्या हो चुका है? गायब हो चुका है। ठीक है, समझ आ रही बात? एग्जाम्पल में हमारे पास बोनीफिश से लेकर के मैमल्स तक, बोनीफिश से लेकर के मैमल्स तक। एग्जाम्पल में इनके
बोनी फिश से लेकर के मैमल्स तक। क्लियर? इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म होता है। क्लियर? एक लास्ट में लेस इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं। क्लियर? कैसी इंपॉर्टेंट बातें? बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट बातें। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सुन ध्यान से। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास एक होता है प्रोटोस्टोमिया और एक होता है हमारे पास ड्यूटेरोस्टोमिया। क्लियर? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हमारे पास ब्लास्टोपोर बनते हैं। क्या बनते हैं बताइए? एक ब्लास्टोपोर बनते हैं। आप बताइए ब्लास्टोपोर कहां से बनेंगे? ब्लास्टोसिल से बनेंगे। ब्लास्टोपोर आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से? ब्लास्टोपोर क्या है? वही सही बात है ना, यही मेन बात तो नहीं समझ में आई। सुनिए, जब हमारी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बनती है, ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म, ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एक लेयर बन रही होती है, अंदर की तरफ एक लेयर इंडोडर्म। इनके बीच के अंदर क्या होती है कि मेसोडर्म होती है। ठीक है, ये हम मान चलते हैं मेसोडर्म पूरा पूरा है। क्लियर? जब यहाँ से एक बाहर से एक फोर्स जनरेट होकर के ये सेल्स अगर टूट करके गिर जाए तो यहाँ पर एक क्या बनाती है? छेद बनाती है, जिनको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। क्लियर? ये जब मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला बनता है, ठीक है, तब ये ब्लास्टुला के केस में बनता है। किसके केस में? ब्लास्टुला के केस में बनता है। ठीक है, बनाता कौन है? ब्लास्टोसिल्स बनाते हैं। यही बात याद रखना है कि गलत है ये। ब्लास्टो सेटिंग हमारी यही चलती है। क्लियर? डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लास्टोपोर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लास्टोसिल्स, गलत था, इंटेरोसिल से बनती है ये। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि अगर ये ब्लास्टोपोर, ध्यान सुनिएगा, खत्म हो गया, ब्लास्टोपोर अगर ये माउथ में कन्वर्ट होता है तो क्या बोला जाएगा? प्रोटोस्टोमिया। अगर यही अगर ब्लास्टोपोर एनस में कन्वर्ट होता है तो क्या कहलाएगा? ड्यूटेरोस्टोमिया। क्लियर? अब बात आती है कि ये तो ऑर्गन है ना, तो जाहिर सी बात है प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, मोलस्का तक, कहां तक? यानी इसके शुरू के पहले वाले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, न प्रोटोस्टोम न ड्यूटेरोस्टोम। समझ आई बात? प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के मोलस्का तक कहां पे? अब मोलस्का के बाद क्या आता है? इकाइनोडर्मेटा आता है। इकाइनोडर्मेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक सबके सब किसमें? डिट्रो। हम लोग प्रोटोस्टोम है या डिट्रोस्टोमिया है? डिट्रोस्टोमिया। समझ आई बात? हमारे अंदर सबसे पहले एनस बनता है, बाद में माउथ बनती है। समझ आ रही बात?